सभी को। आज हम लोग कानपुर किदवई नगर साउथ एक्स मॉल में हैं। यहाँ पर कानपुर की नंबर 1 और सबसे पहली जो प्रीमियम रिटेल आउटलेट, जिसको एक्साइज पॉलिसी में प्रीमियम रिटेल वेंड के नाम से लिखा गया है, खोली गई थी 2021 के अंदर। आज भी ये सबसे रिनाउंड, सबसे बेस्ट पीआर कहलाती है। हालांकि इसके अलावा भी और भी 3-4 पीआर कानपुर के अंदर हैं, बट जितनी ज्यादा फुटफॉल यहाँ पर या कस्टमर की पहली चॉइस ये वाली रिटेल आउटलेट है, इतनी पसंद और शायद कोई रिटेल आउटलेट नहीं है। उसका कारण यहाँ पर जो सेल्समैन हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं, जिन्होंने मल्टीपल ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे रखी हुई है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, यहाँ का एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पर जब कोई भी पर्सन आता है, फैमिली पर्सन भी आ सकते हैं अपनी फैमिली को लेके, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपनी बहन, किसी को भी लेकर आ सकते हैं। कोई भी अपना ब्रांड अपने आप पिक करेगा और लेके जा सकता है। ये एक ऐसी आउटलेट होती है जहां पर आपको BIO, जिसको बॉटल्ड इन ओरिजिन, BII बॉटल्ड इन इंडिया, या IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिकर, और चौथा चीज बियर भी यहाँ पर अवेलेबल होती है। पांचवी यहाँ पर RTD, जो रेडी टू ड्रिंक, आप लोग आज की डेट में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वोडका, विस्की, बियर, अलग अलग ब्रांड्स पीते हैं, बट वो चाहते हैं कि उनको ऐसा ना हो कि यार विस्की ले ली फिर पानी लेना पड़ेगा और सोडा लेना पड़ेगा, से मिक्स करना पड़ेगा। तो उनको लिए RTD का एक ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि इन शॉप्स पे मिल जाता है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो ब्रांड की अवेलेबिलिटी है यूपी के अंदर, 1300 रुपए की MRP जो भी IMFL के ब्रांड है, उससे ऊपर के सारे ब्रांड रखे जा सकते हैं, और 140 रुपए की बियर की MRP से स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम लोग राघविंदर जी से मिलते हैं, तो आइए चलिए मैं लेके चलता हूँ आप सभी को राघविंदर जी के पास में। नमस्कार राघविंदर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, और बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बैठिए सर। बहुत बढ़िया। बताइए सर, कैसे आना हुआ कानपुर? बस आपसे मुलाकात करनी थी, अपने व्यूअर्स को जो पीआर खोलना चाहते हैं उनको मैं चाहता था कि एक ऐसे पर्सन से मिलवाया जाए जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज है पीआर के बारे में, और आपसे ज्यादा कोई बेहतर जानता नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली पीआर ही आप लेकर आए, ये कॉन्सेप्ट कानपुर में लेकर आने वाले ही आप हैं। तो जिसने शुरुआत करी होती है और जो यहाँ तक पहुंचा होता है अपने ब्रांड को लेकर, जो कि ग्लोबल वाइन कॉर्पोरेशन के नाम से है, वो उसको पूरे कानपुर में स्प्रेड किया होता है, तो उसको सबसे ज्यादा नॉलेज होती है। क्योंकि आप जीरो से हीरो बने, तो जीरो से हीरो बनने के सफर में बहुत सारा स्ट्रगल किया होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी होगी, और आज जो जीत हासिल हुई है वो आपकी हार्डवर्क, आपने इतनी मेहनत करी, आपने टाइम स्पेंड किया और कंटिन्यूसली भगवान की ब्लेसिंग्स लेते रहे, तो आज यहाँ तक आप पहुंचे हैं। तो जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी, शायद ही और कोई हमें इस बारे में या हमारे व्यूअर्स को गाइड कर पाएगा, अगर कोई पीआर खोलना चाहता है तो। बस 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 बस। तो आइए आज हम लोग समझते हैं राघविंदर जी ने पीआर आउटलेट जब ओपन करी तो कैसे करी, कब करी, और क्या कुछ लोग थे जिन्होंने इनको गाइड किया, नहीं तो इनकी गाइडेंस कैसे यहाँ तक पहुंच पाई। इन्होंने कोई न्यूज़पेपर में आई थी कोई कटिंग, या इनके मोबाइल में कोई किसी ने कोई डेटा भेजा था कि ये पीआर आउटलेट्स ओपन होने वाली है, ये कैसे इनको पता लगा, आज हम लोग इन्हीं की जुबानी जानते हैं। चलिए सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर ये जानना चाहते हैं कि पीआर का कॉन्सेप्ट यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में कब आया? सर, पीआर का कॉन्सेप्ट यूपी एक्साइज ने सन 2020 में इंट्रोड्यूस किया था। ओके। जिसमें हमारे आबकारी विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने सरकार को एक प्रपोजल बना के दिया था कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी भी दुकानें होनी चाहिए बड़े शहरों में, जहाँ पे कस्टमर को प्रीमियम रेंज के ब्रांड्स आसानी से उपलब्ध हो सके। ओके। और जिसको खरीदने में उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हमारे जो आसपास के प्रदेश है या एनसीआर का जो भी एरिया है, अच्छे उसमें कहा जाए तो हमारे यहाँ गुड़गांव और दिल्ली, इन सब जगहों पे प्रीमियम रिटेल आउटलेट पहले से संचालित हो रहे थे। तो अधिकारियों ने अपने एक डेलीगेट को वहां पर भेज के इस तरह की चीज़ों को पहले आकलन किया कि क्या हमारे यहाँ इस तरह की जो पॉलिसी है आ सकती है, प्रीमियम आउटलेट खोले जा सकते हैं, इस पर विचार किया गया। और अगर खोले जा सकते हैं तो उसमें हमें क्या क्या कागज चाहिए होंगे या किस तरह की हमें अपनी एक नीति बनानी होगी। तो अधिकारियों द्वारा सन 2020 में इस पॉलिसी को सरकार को प्रस्ताव दिया गया। जब सरकार को इन्होंने 2020 में प्रस्ताव दिया जी कि जो लोग बाग
यूपी के अंदर प्रीमियम कैटेगरी के ब्रांड खरीदना चाहते हैं, उनको इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, या उनको एक ऐसी शॉप नहीं मिल पा रही थी जहाँ पे वो खुद जाके फील कर सके कि वो प्रीमियम शॉप पर आ रहे हैं। जैसे कि आपने इतनी मल्टीपल ब्रांड की आउटलेट खोल रखी है, सारे प्रीमियम ब्रांड अवेलेबल है, मैं हूँ अपने आप हाथ से पिक कर लूँ, तो जिस भी ब्रांड को देखना चाहूँ मैं देख सकता हूँ। पहले जाल वाली दुकानें होती थी, लोग बाग अंदर अलाउड नहीं होते थे। आपने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया कि मैं बच्चों को लेकर आऊँ तो इसको बुरा नहीं लगेगा, उसको मॉल जैसी शॉप है, क्योंकि मॉल के अंदर ही शॉप है। मैं फैमिली के साथ आऊँ, अपनी वाइफ के साथ आऊँ, किसी के साथ भी आऊँगा तो उनको ये फील नहीं होगा कि मैं गलत एटमॉस्फेयर में आ गया। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपने ये शॉप कब खोली? सर हमने ये लाइसेंस जब 2020 में सरकार को प्रस्ताव दिया गया था तो कैबिनेट ने इसको पारित किया, और कैबिनेट के पारित करने के बाद हमारे उच्च अधिकारियों ने इसको अपनी जो हमारी पॉलिसी आती है इसमें लेकर आए और सभी से आवेदन मांगे। सरकार ने जो भी व्यापारी हमारे यहाँ प्रीमियम आउटलेट खोलने के इच्छुक थे उन लोगों ने आवेदन करना शुरू किया। उसमें उनकी नियम और शर्तें जो भी थी उसको पूरा करना आवश्यक था। तो इस तरह से जिन जिन लोगों ने आवेदन किए और उन्होंने सभी सरकार द्वारा जो भी नियमावली बनाई गई उसको पूरा किया, या जो भी कागज उनके द्वारा बताए गए पूरा किया, उन सभी को लाइसेंस निर्गत किए गए। यहाँ पर एक पॉइंट आता है, जैसे कंपोजिट शॉप्स, मॉडल शॉप्स, देसी की दुकानें, भांग की दुकानें, जो लाइसेंसेस मिलती हैं वो लॉटरी के द्वारा मिलती हैं, तो क्या ये भी लॉटरी के द्वारा दी जाती है सरकार के द्वारा? नहीं, ये जो प्रीमियम रिटेल वेंड का लाइसेंस है, इस लाइसेंस को FL4C बोलते हैं। अच्छा, लाइसेंस टाइप है, लाइसेंस का नाम ओके, लाइसेंस का नेम FL4C। ओके, क्योंकि मॉडल शॉप को FL4A का नाम दिया गया। ओके। और जो आपने कंपोजिट की बात करी है तो उस दौर में कंपोजिट के लाइसेंस होते ही नहीं। ओके। तब FL5D और FL5B रिटेल के ये दो लाइसेंसेस होते थे, और कंपोजिट नाम की कोई चीज नहीं होती थी। कंपोजिट लाइसेंस जो है वो पिछले वित्तीय वर्ष में ही लाया गया, 2025-26 में। हाँ, ठीक है जी। जो 25-26 की पॉलिसी आई थी कंपोजिट लाइसेंस का, जो शुरुआत की गई सरकार द्वारा, वो इस सत्र में ही की गई। ये जब खोलना हो तो इसकी क्या लाइसेंस फीस होती है, और किसी को भी मिल जाएगा अगर उसने नियम पूरे कर रखे हैं? और दूसरा क्वेश्चन आता है कि नियम क्या है, और अगर मैं खोलना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले क्या देखना होगा? जो मॉल है सिर्फ मॉल में खुल पाएगी, या मल्टीप्लेक्स की क्या डिफाइन होती है, शॉपिंग मॉल की क्या डिफाइन होती है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, हम इस पे आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहते हैं। सरकार जब 2020 में लाई थी इस कॉन्सेप्ट को, तो सरकार द्वारा ये बताया गया कि ये जो मॉल एक शब्द है इसको डिफाइन किया इन्होंने। मॉल शब्द का तात्पर्य उस भवन या बिल्डिंग से होता है जिसका प्लिंथ एरिया कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट। ओके, तो मतलब 10,000 स्क्वायर फीट का मॉल होना चाहिए। मॉल शब्द का तात्पर्य है अच्छा, उस भवन, उस बिल्डिंग, या जो उसका घेराव एरिया है, या जो उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको पास किया है, वो 10,000 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि उसमें अग्रदीर्घा प्रांगण होना चाहिए। मतलब आप किसी भी आउटलेट के बाहर से अगर निकलेंगे तो एक जगह होती है जहाँ से आप निकलते हैं, पैसेज, आप अंग्रेजी में पैसेज बोलते हैं, सरकारी भाषा में उसे अग्रदीर्घा प्रांगण बोला जाता है। ओके, ये होना चाहिए। तीसरा, उस भवन के पास अपना अग्निशमन प्रपत्र होना चाहिए, जिसे आप फायर की NOC बोलते हैं। NOC, ओके। तो वह शॉप वाले को मॉल वाले ही देंगे? हाँ, तो पूरे जो भवन होगा ना उसकी NOC होगी। अच्छा, उसी की NOC उस शॉप में चल जाएगी? हाँ, वो पूरे भवन की NOC होती है, उसमें कितने भी रेंटर हो, कितनी भी दुकानें खोली गई हो, ओके, उससे कोई लेना देना नहीं होता। ओके, तो जो मॉल वाला है वो अपनी फायर NOC ही उनको प्रोवाइड करेगा? हाँ, वो आबकारी विभाग को उसे देनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होती है। ओके, उसका रिन्यू करवानी पड़ेगी। वो जो हमारे मॉल कह सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, जो भी वहाँ का केयरटेकर होता है, या कह सकते हैं जो मेंटेनेंस कंपनी होती है या पेरेंट कंपनी होती है, वो उसको करवा के देती है। ठीक है।
सेकंड पॉइंट है, दुकान का कितना एरिया रिक्वायर्ड है? देखिए, दुकान चलाने के लिए या प्रीमियम रिटेल वेंड को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम एरिया 500 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया होना चाहिए। कारपेट एरिया गोडाउन एरिया अलग होना चाहिए। अच्छा, वो कितना चाहिए? इट्स डिपेंड ऑन, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना गोदाम कितना बड़ा बना सकते हैं। ओके, सेल के हिसाब से होगा ना? सेल या आपकी आवश्यकता के अनुसार कि आपको कितना आवश्यक है। अगर मान लीजिए मुझे ये खोलनी है, मैंने ये 2 चीजें तो नोटिस कर ली, बल्कि 3 चीजें आपने हमें बताई, सॉरी 4 चीजें आपने बताई। एक तो आपने मॉल का बता दिया, दुकान का एरिया बता दिया, पैसेज के बारे में बता दिया, फायर के एनओसी बता दिया। कितने रुपए का ये लाइसेंस मिलता है? सर, कितने रुपए का लाइसेंस मिलता है, चूंकि जब 2020 में इन्होंने इस लाइसेंस के बारे में सभी को जानकारी दी कि हम इस तरह का नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तब इसकी फीस 12 लाख रुपए है। अच्छा, अब कितनी? जो कि अगले वित्तीय वर्ष में बढ़ा के 20 लाख रुपए है। अच्छा, और अभी उसके अगले वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपए कर दी, और अभी विगत 2 वर्षों से उसे यथावत रखा गया। अच्छा, तो मतलब पिछले 2 सालों से 25 लाख रुपए ही लाइसेंस फीस है, 25-26 में भी और ये वाली 26-27 की पॉलिसी। अगर मान लो मैं शुरुआत में, अब अप्रैल तो बीत गया, 25 लाख रुपए लाइसेंस फीस के साथ में 75,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा करनी होती है, और 75,000 रुपए फॉर्म की फीस होती है। ओके, और सिक्योरिटी मनी भी कोई होती है? जो भी लाइसेंस फीस होगी उसका 25%, तो मतलब 25%। अच्छा, इसमें 25% है, जबकि कंपोजिट दुकान, मॉडल शॉप में 10% है। हाँ, तो मतलब 25 लाख का 25% एज अ सिक्योरिटी मनी। ये सिक्योरिटी मनी दी कैसे जाती है? डीडी बना के दी जाती है और किसी के नाम पर दी जाती ये है? तो क्या एफडीआर के रूप में दिया जाता है। एफडी बना के किसके और नाम पर? लाइसेंस प्राधिकारी या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में। अच्छा, उनके नाम से होती है। नहीं, नाम से आपकी ही होगी, बंधक होगी, ओके, उनके नाम से बंधक रखा जाएगा। मतलब इन द फेवर ऑफ करके बनाया जाएगा। हाँ, ओके, कि आबकारी प्लेज किया जाएगा उनको। तो उस पे भी बैंक ब्याज देता है या नहीं देता? हाँ, बैंक अपना ब्याज चलता रहेगा। ओके, वो जब तक आपको, जब आप अपना ये लाइसेंस वाइंड अप करेंगे और आपकी कोई भी सरकार के ऊपर देनदारी या लेनदारी नहीं होगी, तो जिला आबकारी अधिकारी या जो भी आपका लाइसेंस प्राधिकारी होगा, कलेक्टर हो या डीएम हो, वो आपको एक एनओसी देगा उसको, तब जाके बैंक आपको ये एफडीआर की मूल धनराशि ब्याज के साथ में वापस कर देगा। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मैंने ये खोलना है, तो मुझे इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होगी? देखिए, डॉक्यूमेंट्स को लेके सरकार ने एक नियमावली बनाई थी। तो पहली चीज तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक सॉल्वेंसी होनी चाहिए। कितने रुपए की? कम से कम 25 लाख रुपए। ओके, मतलब जितने की लाइसेंस फीस है उतने की सॉल्वेंसी, जैसे बाकी अदर लाइसेंसेस में भी एप्लीकेबल है। हाँ, ओके, और भवन की फायर की एनओसी होनी चाहिए। एक आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये फसरी का भी लाइसेंस चाहिए होता है क्या? एफएसएसएआई का? एफएसएसएआई का, ओके, क्योंकि आप शराब से संबंधित उपसाधनों की जो बिक्री करते हैं उसके लिए एफएसएसएआई का लाइसेंस आवश्यक है। ओके, इसके अलावा आपको जो आपका भवन हो वो अप्रूव होना चाहिए, उसका नक्शा मैप अप्रूव। संबंधित जो भी आपके जिले में अथॉरिटी काम करती है। अच्छा, अगर मान लो कानपुर में है तो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, हाँ, केडीए से आपका approved होना चाहिए। नक्शा अप्रूव होना चाहिए। ओके, और आप आयकर दाता होने चाहिए, आपके पास इनकम टैक्स का रिटर्न होना चाहिए। तो कितना भी हो, मैंने अगर इनकम टैक्स मेरा नहीं भी बना, मान लो मेरी इनकम 10 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, क्या मैं तब भी खोल सकता हूँ? हाँ, आप आयकर दाता होने चाहिए। मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 कितना वर्ष भी कम बना। से कम। अच्छा, बस 2 साल की, लास्ट 2 ईयर्स की इनकम टैक्स फाइल की होनी चाहिए। हाँ, तो कितने की भी आपने की है वो मैटर नहीं करता। हाँ, ठीक है, ओके।
तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात और करें, आपकी सॉल्वेंसी एक या तो जिले के कलेक्टर से अप्रूव होना चाहिए या आयकर अधिकृत वैल्यूअर से बनवाई जाए। मतलब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर होते हैं, हाँ। उनसे होनी चाहिए, या फिर आप एसडीएम ऑफिस से बनवाइए। हाँ। ओके। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है क्या? हाँ जी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। वो कहाँ से बनेगा? थाने से भी होता है या वो भी एसडीएम वो ऑफिस से? ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी 50 रुपए एक फीस जमा होती है। ओके ओके। तो वो और मतलब किसी के संबंधित पास जो आपका थाना होता है, जो चौकी होती है, वहां से वेरिफिकेशन होता है कि आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है, उसके आधार पे आपको दिया जाता ओके। एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लग रही है जानकर कि जैसे हमारे व्यूअर्स अभी इतनी सारी मैंने वीडियोस डाली हैं, उसमें ये देखा गया है कि जितनी भी शॉप खोलनी है तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, आपको लॉटरी डालनी पड़ती है, वो पैसे रिटर्न नहीं होते हैं, बहुत सारा लॉस भी हो जाता है। इस दुकान में कोई लॉटरी डालनी, आप बस मॉल की दुकान देखो और आप बस डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करो और आपको लाइसेंस अवेलेबल हो जाए। लेकिन लाइसेंस अप्लाई कैसे होगा और कितने दिनों में लाइसेंस आता है? उसका प्रोसेस भी होगा ना, ऑनलाइन एक प्रोसेस होता होगा कहीं ना कहीं है। जाके। नहीं, जब ये 2020 में लाए थे तो ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता था। ओके उस समय ऑफलाइन आपको एक एप्लीकेशन अपने संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी या जिला आबकारी अधिकारी को देनी होगी। वो उस लाइसेंस को संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी के पास भेजेगा। जब लाइसेंस प्राधिकारी आपके सभी दस्तावेजों को देखते हुए उसको ये लगता है कि राजस्व बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये चीजें आवश्यक हैं या खोला जा सकता है जिससे जनमानस को कोई हानि नहीं होगी, ओके। इसके लिए एक क्लॉज और भी है कि 50 मीटर की दूरी पर स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और 50 बेड का अस्पताल नहीं होना चाहिए। 50 बेड का हॉस्पिटल, ओके। और ये सब चीजें 50 मीटर की रेंज में से बाहर होनी चाहिए। ये मॉल की प्रीमाइस से बात कर रहे हैं या शॉप की रेडियस से काउंट करा जाएगा? जहां भी हो। नहीं, अब शॉप तो मॉल के अंदर है, हाँ, तो वहां से उस 50 मीटर को काउंट करेंगे या मॉल की जो बाउंड्री है बाहर की? बाउंड्री नहीं, आपके स्टोर की बाउंड्री से। तो ये बहुत अच्छी चीज है जानने के लिए, जिससे कि स्कूली बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो या अस्पताल को कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। ये एसेंशियल सर्विसेज है। बट ये तो वैसे भी हो जाता होगा क्योंकि शॉप मॉल के अंदर है, तो मॉल के बाहर पैसेज एरिया हो गया, फिर उसके वो पार्किंग का एरिया मॉल हो शब्द जाता का तात्पर्य ही हमने आपको पहले भी समझाया था ये चीज कि मॉल का मतलब ये नहीं है कि ये इस तरह की चार दीवारी होनी चाहिए। मॉल का मतलब ये है कि उसका एरिया इतना होना चाहिए, उसको पार्किंग का एक जगह होनी चाहिए, उसमें अग्रदीर्घा प्रांगण होना चाहिए, उसमें फायर की एनओसी होनी चाहिए, संबंधित अथॉरिटी से उसका नक्शा अप्रूव्ड होना चाहिए और समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है। मॉल नेक्स्ट, शब्द का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि कहीं पे कांच का एक मॉल बना हो तो उसी को ही मॉल माना जाएगा। वो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो एक मॉल भी हो सकता है, या एक एरिया के अंदर कई सारे मॉल्स हो सकते हैं, कई सारी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, मल्टीप्लेक्सेस। कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी ये बिजनेस को शुरू करने के लिए? देखिए, ये कोई एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि आपको कितना पैसा चाहिए। जैसे कि आपने मिनिमम बताया 25 लाख रुपए की लाइसेंस फीस, और 25% अगर हम लोग मान लें तो वो लगभग बैठ जाता है 6,25,000 रुपये हो गए, 31,25,000 रुपये, 75,000 रुपये की फॉर्म की फीस हो गई, तो 32 लाख रुपए 75,000 प्रोसेसिंग हो गया। प्रोसेसिंग फीस होगी, 32-75 हो गया। इसके अलावा आपने कम से कम 40-50 लाख रुपए का तो सामान भी रखा होगा। नहीं सर, 40-50 लाख रुपए तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इससे ज्यादा का चाहिए होता कम से कम देखिए, अगर आपको ठीक से चीजें ऑपरेट करनी है और अच्छे ब्रांड्स इंट्रोड्यूस कराने हैं, कस्टमर को अच्छी फैसिलिटीज देनी है, या ब्रांड को लेके ऐसा ना हो कि कस्टमर आपके पास आ रहा, आप कह रहे हैं मेरे पास ब्रांड नहीं। ओके। इस तरह की स्थिति है तो फिर आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि कस्टमर आपके यहाँ से धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा, वो सेल डाउन होनी शुरू हो जाएगी, हाँ। ब्रांड की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। ओके। और सब चीज कस्टमर पे डिपेंड करती है। हाँ, क्योंकि दुकानदारी है, दुकानदारी में तो कस्टमर की नीड, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की ब्रांड रिक्वायरमेंट और ब्रांड की एक्सेप्टेबिलिटी को आपको देखना पड़ेगा। हाँ। उसके हिसाब से ब्रांड की अवेलेबिलिटी कराते हैं। बहुत बढ़िया।
तो इसका मतलब लगभग अगर हम लोग एक बात पकड़ लें, 32-32.75 लाख वो 50 लाख रुपए का सामान मान लेते हैं, हाँ। तो उसके अलावा भी कोई खर्चे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, मॉल के मेंटेनेंस चार्जेस हैं, या जो भी आप शॉप एक्वायर्ड करते हैं उसका रेंट है, आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी है, और डेली के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीजें आपको बेयर करनी पड़ेगी। रेंट कितना होता होगा? ये डिपेंड करता है कि आपका जो आउटलेट है किस एरिया पे है, वहाँ पे फुटफॉल कैसा है। लगभग और 1.5 से 2 लाख रुपए या ज्यादा? अमूमन इतना होता ही है। तो अगर हम लोग 2 लाख रुपए भी पकड़ लें तो 24 लाख रुपए साल का रेंट भी हो गया। हाँ, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी मिला के हो जाता है। और अगर मैं मान लूं कि हमारे यहाँ पे 2 सेल्समैन भी हैं जो काउंटर पे आपने रखे, काउंटर सेल्समैन, और 25-25 हजार रुपए की सैलरी या 20-20 हजार रुपए की सैलरी हाँ, होती है, मिनिमम 20 से 25 हजार रुपए तो सैलरी। 50 हजार रुपये महीना वो भी दे रहे हैं, तो लगभग 6 लाख रुपए साल का वो भी हो गया। फिर आपका मेंटेनेंस चार्जेस कितना होता है? मेंटेनेंस सब जगह का अलग अलग है, कहीं पे 4 रुपए स्क्वायर फीट है, कहीं 5 रुपए स्क्वायर फीट है, कहीं पे 3 रुपए स्क्वायर फीट है। हायर एंड पकड़े तो 5 रुपए स्क्वायर फीट, और 600 स्क्वायर फीट का एरिया है तो लगभग 30 हजार रुपये महीना वो भी पड़ गया। बिजली का खर्चा भी 20-30 हजार रुपये पड़ता होगा, क्योंकि आपके फ्रीजर्स लगे हुए हैं, आपने चिलिंग जोन्स लगाए हुए हैं ताकि बियर ठंडी मिल सके आपके कस्टमर्स को। क्योंकि जनरली शॉप में अगर मैं विजिट कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को बियर ठंडी नहीं मिल रही है, गर्म मिल रही है, और वो भी गर्मी के सीजन में, तो बियर पीऊंगा क्यों? और आप लोग यहाँ पे तो बिल्कुल चिलर एकदम लगाए हुए हैं और बहुत ठंडी चिल्ड एकदम बियर मिल जाती है, पहला से पीते ही मजा आ गया। तो देखिए, प्रीमियम रिटेल का मतलब ही सरकार द्वारा यही था कि हम सुविधाओं को अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें। ठीक है। तो सरकार ने जो कॉन्सेप्ट लेकर आई है, ये बेसिकली कस्टमर के माइंडसेट को समझते हुए उन्होंने ये स्टेप लिया। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब आज के डेट में अगर देखें तो सरकारी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो प्रोएक्टिव है। हाँ, वो आने वाले समय में हम लोगों को, पहले देखिए नियमावली में ये था कि 800 रुपए की बोतल भी अलाउड कर रखी थी, फिर धीरे से उसमें अमेंडमेंट हुए, फिर वोडका 700 रुपए एमआरपी की रेंज, रम 700 रुपए एमआरपी की रेंज, जिन 700 रुपए एमआरपी की रेंज, और बियर 140 रुपीज कैन के 500 ml की एमआरपी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज जानने को मिली राघवेंद्र जी से कि बियर 140 रुपए से स्टार्ट होती है पीआर के अंदर बेचनी। 130 रुपए वाली बियर आप रख नहीं सकते एज पर दैट साइज। 700 रुपए की एमआरपी मिनिमम चाहिए बॉटल की, पौवे अद्धे की नहीं। पौवा मीन्स 180 ml, अद्धा मीन्स 375 ml, और बॉटल 750 ml की होती है। हाँ, अगर एमआरपी 700 रुपए है तो आप उसकी सारी धारिताएं रख सकते हैं, मतलब बोतल भी, अद्धा भी, और पौवा भी, और मिनिएचर भी। मिनिएचर 90 ml, 90 ml, 60 ml एज पर कंपनी, एज पर द ब्रांड की जो भी अवेलेबिलिटी है, जो भी इन्होंने रजिस्टर करवा रखा है एक्साइज डिपार्टमेंट, उसके हिसाब। सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड्स किस रेंज के होते हैं यहाँ पर? विस्की में या वोडका में या रम में या जिन में या बियर में? विस्की में जनरली 1500 से लेके 3000-2500 की रेंज की सेल ज्यादा है। ओके। और वाइन में 1500 से लेके 2000 रुपए की रेंज एक रेगुलर रेंज। ओके। और वोडका में 700 रुपए से लेके 1800 रुपए की रेंज। और जिन में 1800 रुपए से 3500 रुपए की रेंज। अच्छा। और जो ये रम है हमारा, हाँ, ये किस रेंज का सबसे ज्यादा बिकता है? ये 800-700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए की रेंज सबसे ज्यादा। जो ये बूढ़ा साधु है वही सबसे ज्यादा बिकता होगा फिर तो? हाँ। ओके। अगर इतना पैसा क्योंकि मैंने रम लगा का दिया, यूज, देखिए हम कहना चाहते थे, आपकी बात काटते हैं इस जगह पे, रम का यूज बहुत सारी कुकिंग पर्पस में भी है, पर्पस में भी होता है, तो बेकरी आइटम्स में भी होता है। इसकी वजह बेकरी आइटम्स में, मेडिसिन में तो नहीं कह सकते, लेकिन बेकरी आइटम्स में कह सकते हैं। उतना नहीं, लेकिन हम जो सबसे ज्यादा यहाँ पे डिमांड देखी केक वगैरह में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अच्छा।
क्या मार्जिन क्या रहता है इन सबको बेचने में? देखिए सभी का मार्जिन अलग अलग, मार्जिन 10% भी होता है, मार्जिन 7% भी है, मार्जिन 5% भी है, मार्जिन 3% भी है। ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है या बोर्ड ब्रांड का टू whisky? ब्रांड वेरी करता है। ओके, ब्रांड टू ब्रांड वेरी। तो अगर मैं बोलूं कि आपने 1.25 करोड़ रुपए साल के खर्चे हैं आपके, सब चीज मिला के, और 1.25 करोड़ में आप घर पे कुछ लेके जा पाते हैं या नहीं? 1.25 करोड़ रुपए तो खर्चे नहीं आते हैं अभी वैसे हमारे। कोशिश करते हैं खर्चों को एक कंट्रोल किया जाए, फिजूल खर्ची ना की जाए। कस्टमर को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जाए। जैसे हम कैरी बैग देते हैं तो हम उसके कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। हाँ, ये मैंने देखा, आपने कैरी बैग रखा हुआ है। हम्म। कोई कस्टमर आया, मैं भी अभी हम लोग दिल्ली जाते हैं तो वहाँ ऐसे पकड़ा देते हैं, मतलब पकड़ो, अब मैं लेके कैसे जाऊँ? मैंने 5 बियर लिए हैं तो मैं तो लेके नहीं जा सकता। आपके यहाँ पे तो बहुत अच्छी सुविधा है कि आपने कैरी बैग रखा हुआ है, और वो भी देखिए, काफी अच्छा है कि क्वालिटी वाइज उसमें उसको काफी बियर रखी जा सकती उसके है। लिए हम लोग कैरी बैग अपने बनवाते हैं, अच्छा, उसकी मजबूती को देखते हुए कि ये सेकंड ग्रेड का कोई भी आइटम यूज ना किया जाए उसमें, क्योंकि एक कैन का जो मिनिमम 500 ml वेट होता है, और अगर 5 कैन रखें तो करीब करीब 2.5 किलो के आसपास आ जाता है। अच्छा, और 2.5 किलो को संभालने के लिए अगर कैरी बैग मजबूत नहीं होगा तो कस्टमर द्वारा वो लेकर जाएगा और वो नाराजगी गिर जाहिर जाएगा, खराब हो जाएगा, उसके पैसे वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट हाँ, होगा। उसका टाइम वेस्ट होगा और हमारे प्रति उसका जो विश्वास है वो कम होगा। वो अगली बार फिर दुकान पर नहीं आएगा। वो अगली बार आएगा भी या तो पर अपना कैरी बैग लेके आएगा या किसी और दुकान पे जाएगा। ठीक है, लेकिन कैरी बैग जैसे आपने रखे हुए हैं, ये भी एक वन ऑफ द फैसिलिटी है, एज पर द एक्साइज नहीं है, बट ये आप कस्टमर्स को दे रहे हो अपने पैसे लगाकर। तो प्रीमियम रिटेल वेंड सुविधा के लिए ही ओपन किए गए हैं, मतलब कस्टमर के माइंडसेट को रीड करते हुए हाँ, आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते कस्टमर आए और उसे अच्छी सुविधाएं मिले, ब्रांड के बारे में सारी जानकारी मिले। हैं। जो भी हमारी टीम है सेल्स की वो सारी जानकारी देती है, अच्छा। या हम होते हैं तो हम देते हैं जानकारी कि ये ब्रांड है, इसमें ये क्वालिटी है, ये इसकी एजिंग है और ये इस कंपनी को बिलोंग करता है। ओके, तो और आप जो हमारे यहाँ मतलब प्योरिटी है वो 100% है। कस्टमर का एक माइंडसेट होता है कि हम किसी भी बोतल को उठा सकते हैं। जो मिलावट का शब्द है ना वो हमारे यहाँ खत्म हो जाता है। ओके, तो मतलब कस्टमर का एक विश्वास पैदा हुआ है आपकी दुकान पे, क्योंकि सबसे पुराने दुकानदार पीआर में आप ही हो। हाँ। मुझे लगता है कानपुर में ऑलमोस्ट सब फिर आपको कस्टमर जानते ही होंगे कि हाँ जी राघवेंद्र जी की दुकान से लेकर आना बस। जो कस्टमर जानते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, उनको सुविधा जो हमसे हो सकती है यथासंभव कि कैरी बैग उपलब्ध करा देते हैं, और अगर कोई बैठना चाहे तो हमने चेयर्स और टेबल डाल रखी हैं। कभी कोई किसी के साथ महिला आती है या कोई वृद्ध व्यक्ति आता जो चल नहीं सकता है, या बच्चे आ जाते हैं, फैमिली को बच्चे लेकर नहीं, 18 साल से कम एज के बच्चे अलाउड नहीं। ओके, एक्साइज के रूल के अकॉर्डिंग बिलो 18 ईयर्स अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, तो और उनको फिर आप मना कर 21 देते हो। ईयर एज से नीचे हम विस्की या कोई भी शराब से संबंधित ब्रांड नहीं दे सकते, बेच भी नहीं सकते। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई जो कि अभी तक शायद हमारे व्यूअर्स को नहीं पता थी कि वो बेच नहीं सकते 21 साल से कम उम्र के इंसान को। चलिए, नेट प्रॉफिट फिर भी कितना रहता होगा? आप घर पे कितना लेके जा पाते हैं? उसमें क्या आपका डायरेक्ट टैक्स भी डिडक्शन होता होगा? ये लगभग कुछ अनुमान? वो चीजें हम आपसे देखिए शेयर कर भी सकते, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं। ओके, ये आंतरिक मामला है, और अनुमानित ये है कि हमारी लाइसेंस फीस निकल आती है, हमारे खर्चे निकल आते हैं, हमारे जीवन यापन के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो निकल आती हैं। बस ठीक है फिर तो, मतलब करना लॉस का काम नहीं है, आप इसमें अपने खर्चे निकाल सकते हो, बट ये नहीं कि बहुत अच्छा सोच सकते हो आप। हाँ, आप कस्टमर के बारे में अच्छा सोचिए, आपका वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, सब चीज सेल पे लेकिन डिपेंड उसके लिए टाइम बीइंग है, आपको अपने व्यापार को समय देना पड़ेगा। ये आप जैसे राघवेंद्र जी आप हैं, तो आपके नाम से कितनी रिटेल आउटलेट्स खोली जा सकती हैं पीआर? सरकार द्वारा
किसी भी व्यक्ति को 2 से अधिक रिटेल के लाइसेंस निर्गत नहीं किए जाते। मैं अभी आपकी बात जो सुनी उससे हिसाब से सोच रहा था कि अगर मैं 10 दुकान खोल लूँ बट इसका मतलब मैं 10 खोल ही नहीं सकता, नहीं, मेरे नाम से तो सिर्फ 2 ही अलाउड होंगी। केवल 2, ओके, केवल 2 लाइसेंस ही आपको अलाउड है। अलाउड है। और इसके अलावा क्या चीज़ आप हमारे व्यूअर्स को गाइड करना चाहेंगे जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, उनको किस तरीके की दुकान बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में कला है, स्किल है। जैसे आपने बना रखी इतनी सुंदर सी दुकान कानपुर जैसे जिले के अंदर, मतलब पर्सन आएगा अपने आप पिक करेगा और लेके जाएगा, उसको फील भी आएगा, बॉटल को खुद पकड़ेगा, पढ़ेगा उसके पीछे क्या लिखा है इंग्रेडिएंट्स में। बट जाल वाली दुकानें या दिल्ली में या कहीं पे भी वो जाता है तो इतना नहीं कर पाता। गुड़गांव के अलावा ऐसा कुछ माहौल नहीं है। क्योंकि जाल आबकारी विभाग द्वारा दिया हुआ कोई आदेश नहीं है। अच्छा, जाल केवल अराजक तत्वों को अंदर न आने दिया जाए उसके लिए व्यापारी अपनी सुविधा के लिए लगाता है। जाल विभाग ने किसी भी लाइसेंस में नहीं लिखा है कि आपको जाल लगाना अनिवार्य है। विभाग द्वारा जो निर्देश, दिशा निर्देश का बोर्ड है वो होना चाहिए। आपके संबंधित परिसर के अंदर भी किसी भी तरह की अनियमितताएं नहीं पाई जानी चाहिए। जो नियमावली में लिखा है उसके अंतर्गत ही आप उस चीज को फॉलो करें। तो हम लोग अपने व्यूअर्स को आपके आउटलेट के अंदर कैरेमल कलर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी मेंशन है उसमें, कैरेमल कलर क्यों ऐसा? कैरेमल कलर और विस्की का कलर सेम होता है, क्योंकि विस्की जो बनाई जाती है, हमने अपने व्यूअर्स को बताया था एक वीडियो के अंदर, अभी एक शॉर्ट भी डाला है हम लोगों ने, क्योंकि जब दारू निकलती है, जो इथेनॉल बनता है जिससे दारू बनती है, सॉरी वो दारू ही होती है एक्चुअली में, बट वो कलरलेस होता है पानी के साथ, उसमें कैरेमल ऐड किया जाता है। जैसे 0.5 से एथेनॉल या मेथेनॉल, मिथेनॉल तो भाई वो है जहरीली शराब, वो निकाल दी जाती है पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। इथेनॉल है जो कि पी जाती है। मिथेनॉल निकालने के लिए ना मल्टीपल डिस्टिलेशन किया जाता है, क्योंकि बहुत हार्मफुल चीज है। आपने बहुत बार सुना होगा जहरीली शराब बनती है, वो मिथेनॉल ही होती है, मेथाइल अल्कोहल जिसको मिथाइल। जी ठीक बात आपने नाम बोला, तो कॉमन नेम यही है मिथाइल। तो इथेनॉल के अंदर ना कैरेमल ऐड किया जाता है। जैसे 100 लीटर बनानी है तो 0.5 से 1.5 ml डाल देते हैं कैरेमल को, ताकि उसमें लाइट ब्राउन कलर आ जाता है। लेकिन अगर उसमें कैरेमल का कलर बढ़ाना है, सॉरी मैंने कम बताया आपको, 50 ml से 100 ml कैरेमल डाला जाता है, 150 ml तक 100 लीटर इथेनॉल के अंदर, तो उसमें लाइट ब्राउन कलर आता है। इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ा दी जाएगी तो डार्क ब्राउन कलर आ जाता है। जैसे कई बार आपने शराब में देखा होगा उसका कलर डिफरेंट होता है, तो कैरेमल ही ऐड किया जाता है। तो आबकारी विभाग द्वारा कैरेमल कलर आपके आउटलेट पे नहीं पाया जा रहा है। अच्छा, ये भी मेंशन है, ये नई चीज मुझे भी और आबकारी विभाग समय समय पे प्रवर्तन अभियान चलाता रहता है। ये क्या है? प्रवर्तन अभियान के तहत जिले की जो भी दुकानें हैं उनमें किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि या कह सकते हैं कि मिलावटखोरी न बढ़ पाए। अच्छा, ओके। तो इसमें पकड़े जाने पर प्रशमन शुल्क, जुर्माना जिसे आप बोलते हैं, या लाइसेंस के निरस्तीकरण की भी कार्रवाई हो सकती है। ओहो, तो मतलब इलीगल एक्टिविटीज आप तो नहीं करेंगे एज अ ऑनर, लेकिन अगर गलती से कहीं से कोई माल यहाँ पर आ गया या पड़ा हुआ पाया गया या कुछ भी है, तो मतलब आपको तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जी। अच्छा, जब ये बिजनेस शुरू किया था तो आपने इस बिजनेस को समझा होगा, चैलेंजेस फेस किए होंगे, वो क्या रहेंगे? शुरुआती दौर में जब हमने इस आउटलेट को ओपन किया था तो कस्टमर्स को लगता था कि यहाँ पे बहुत हाई क्लास कस्टमर ही जा सकता है। माइंडसेट ऐसा, ये माइंडसेट, वो कांच के दरवाजे को देखकर अंदर आना पसंद नहीं करते, तो बाहर से ही झांकते रहते थे। कई बार हमें पूछना पड़ता था कि हाँ भाई क्यों झांक रहे हो, क्यों झांक रहे हो आप। उनको बताया, फिर लोगों को ये लगा कि ऐसा ना हो कि जो जिले की अन्य दुकानें हैं उनसे हमारे रेट ऊपर हो। तो इस मिथ्या को हटाते हटाते 3 साल लग गए। अच्छा, अभी भी कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं तो ये पूछ लेते हैं कि आपके रेट ज्यादा तो नहीं है बाहर से। क्योंकि रेट आबकारी विभाग निर्धारित करता है, एमआरपी लगाइए मैक्सिमम रेट, तो हम वैसे भी उससे ऊपर नहीं दे सकते। ठीक बात। ये ओवरचार्ज भी इलीगल एक्टिविटी का एक पार्ट है। हाँ, ओवर चार्ज हुआ, बिलो चार्ज हुआ। अच्छा, बिलो चार्ज भी नहीं कर सकते? हाँ,
अच्छा, मैं अपना माल आप खरीदने लगा प्रलोभन नहीं दे सकते किसी किसी भी तरीके का। ओके, ये या एक्साइज आप पॉलिसी ये में कह है। सकते हैं कि नहीं हम इतनी बॉटल खरीदने पे आपको इतने पैसे का डिस्काउंट दे दिया, वो नहीं किया जा सकता। वो सारी चीजें आबकारी नियमावली में निषेध है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कस्टमर्स को, हमारे व्यूअर्स को बताई है। चलिए, आज मुझे लगता है कि आपने सब चीज़ तो बता ही दी है, इसके अलावा तो कोई किसी को क्वेश्चन और क्वेरी कुछ होगी भी चीजें नहीं। और क्वेरी बता देते हैं आपको। परिसर के अंदर कोई ड्रिंक नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वो तो अलाउड ही नहीं होगा। ये अलाउड नहीं, लेकिन कस्टमर को नहीं पता। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये हम तो आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर आ रहा है उसे लग रहा है कि यहीं पे खोलो और पी लो। सिप कर दो, तो उसे रोकना पड़ता है। ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा राघवेंद्र जी आपसे मिलकर, इतनी जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी। आपके लिए हमेशा भर हम आपको तो यही चाहेंगे कि आपका काम और फले फूले और 10 दुकानें ऐसी आपकी हों और ग्रो करें, कानपुर ही नहीं पूरे यूपी में, चाहे पूरे इंडिया में, चाहे हमारे भाई। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स को ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।